ये देश है हमारा में बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी पड़ताल। अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो फिर ये टीका नहीं मिलेगा। हमारी नीतियां किसी भी वोट बैंक के लिए नहीं होती। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रवाद की बात कर दी है। ये भुखमरी पर नहीं बात करते हैं, ये बेरोजगारी पर नहीं बात करते हैं। 1200 किलोमीटर पर कब्जा चाइना का है, यानी नोएडा तक चाइना का कब्जा है। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं देश इस पे यकीन करे। आपके स्टूडियो तक भी पहुंच जाएंगे। यहाँ पे तो कान खोल के आपके राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं कि 1200 किलोमीटर घुस गया और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं बिहारी जवान बचा नहीं पाए, क्योंकि गलवान में बिहार के सपूत शहीद हुए थे, उन्होंने अपने शीश निवार दिए थे मां भारती की रक्षा के लिए। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद डिबेट शो ये देश है हमारा। और इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे बिहार चुनाव की, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री ने ताबड़तोड़ रैलियां करी हैं और प्रधानमंत्री ने विपक्षियों पर कई सारे तीर भी छोड़े हैं, चाहे वो धारा 370 की बात हो, चाहे वो गलवान की बात हो। लेकिन राहुल गांधी भी 1200 किलोमीटर की बात करके थोड़ा फंस गए हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब नीतीश जी से नहीं हो सकता, यानी वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनके बस की बात नहीं है। तो आज ये देश है हमारा में हम बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी पड़ताल और सबसे बड़ी चर्चा करेंगे। ये देश है हमारा में। लालटेन के जमाना गईल, पिछले 6 सालन में बिजली के खपत 3 गुना बढ़ गई बाटे। ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन बिहार का मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और आरजेडी को घेर लिया और ये दावा भी कर दिया कि नए बिहार में अब लालटेन की कोई जगह नहीं बची है। ये कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो आर्टिकल 370 फिर लागू कर देंगे और इनका दुस्साहस देखिए। इतना कहने के बाद भी ये लोग बिहार के लोगों से वोट मांगने की हिम्मत दिखा रहे हैं। आज के बिहार में लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है। बिहार के सपूत गलवान घाटी में तिरंगा के खातिर शहीद हो गए, लेकिन भारत माता के माथा ना झुके दले। पुलवामा हमले में भी बिहार के जवान शहीद भइले, हम उनके चरण में शीश झुकावतानी, श्रद्धांजलि देवतानी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी एक ही मंच से मोदी सरकार पर वार किया। तेजस्वी यादव ने तो भविष्यवाणी कर दी कि 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई तय है। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। जब आप पैदल आ रहे थे, जब आप भूखे थे, जब आप प्यासे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे? नरेंद्र मोदी जी ने आपकी मदद की। नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी। मर जाओ, पिस जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। ये लड़ाई कोई नीतीश जी और तेजस्वी की नहीं है, राहुल जी और मोदी जी की नहीं है। ये लड़ाई तानाशाह सरकार और जनता के बीच है। इस बीच इनकम टैक्स विभाग ने पटना में कांग्रेस कार्यालय पर छापेमारी कर एक गाड़ी से 8 लाख रुपए जब्त किए, जिसके बाद बिहार कांग्रेस के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल और रणदीप सुरजेवाला से भी इनकम टैक्स विभाग ने पूछताछ की। ये साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन जीत रहा है,
तो बौखलाहट में मेरे वहां से ना एक फूटी कौड़ी मिली है। सदाकत आश्रम में दरवाजे तक कितने व्हीकल लगे हैं, 1 रुपया हमने ना दिया है, ना हमें देने की जरूरत है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार में एनडीए के राष्ट्रवाद का दांव महागठबंधन पर भारी पड़ेगा? आज इसी मुद्दे पर होगी बिहार चुनाव पर सबसे बड़ी बहस। मेरे साथ बात करने के लिए इस समय बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा, अजय आलोक नेता जेडीयू के, अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मृत्युंजय तिवारी प्रवक्ता आरजेडी के और एके वाजपेयी नेता एलजेपी के मौजूद हैं। मृत्युंजय तिवारी, मैं आपके पास आता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रवाद की बात कर दी है और राष्ट्रवाद में 370 की बात कर दी है, क्या कहना चाहते हैं मृत्युंजय जी? देखिए अमीश जी, हम लोगों को ये पता रहता है, बिहार की जनता भी अब समझ गई। अब कितना एक ही चीज को बार बार सुनते सुनते थक गई जनता। ये भूखमरी पर नहीं बात करते हैं, ये बेरोजगारी पर नहीं बात करते हैं, बदहाली पर नहीं बात करते हैं। हर चुनाव में पहले भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पहले इनके कैबिनेट के जितने माननीय मंत्री थे सब बैटिंग करके गए थे। कोई कह रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनी तो कश्मीर से आतंकवादी आ जाएगा, कोई जिन्ना पर बोल रहा था, कोई पाकिस्तान पर बोल रहा था, कोई 370 पर बोल रहा था। वही प्रधानमंत्री जी ने बताया। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो बिहार की जनता को यह भी बता देते विशेष राज्य का दर्जा कहां है, विशेष पैकेज कहां है। पर वो तो प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो गया, विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा? बिहार की बदहाली है, क्यों गरीबों का थाली, वो रेड टेपिज्म इस देश से खत्म हो गया। वो विशेष राज्य का दर्जा के जो लॉलीपॉप होता था वो इस देश में खत्म हो चुका है। अब मैं अब सीधा रुक करता हूं। मेरे साथ अभय दुबे भी। अभय दुबे, राहुल गांधी जी का मैं भाषण सुन रहा था तो राहुल गांधी जी ने बोला कि 1200 किलोमीटर, राहुल गांधी जी ने बोला कि चाइना जो है वो भारत के अंदर 1200 किलोमीटर हो गया, आ गया है अंदर। तो इसका मतलब मेरा स्टूडियो नोएडा में है तो नोएडा तक चाइना का कब्जा है, लेकिन मुझे तो बाहर चाइना के सैनिक नहीं दिखे। मुझे तो उत्तर प्रदेश की पुलिस दिखी, दिल्ली में जाता हूं तो दिल्ली की पुलिस दिखती है। तो ये 1200 किलोमीटर का लॉजिक क्या है? आप अमीश जी, आपको तो वही दिखाई देगा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ना वहां कोई घुसा है ना वहां कोई आया है। नहीं 1200 आपको देश सर, के मैं विदेश तो मंत्री राहुल का गांधी बयान की नहीं बात कर रहा हूं। अभय दिखाई जी, देगा अभय जी आप इतने वरिष्ठ हैं, मैं तो राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। 1200 किलोमीटर की डेफिनेशन बताइए ना। किलोमीटर अंदर आ गया है 1200 किलोमीटर। बिल्कुल। देखिए अमीश देवगन जी, 1200 किलोमीटर अंदर आ गया जी। चीन हो या धारा 370, ये धाराशाही 243 की बात है, ये राष्ट्रवाद की बात नहीं प्रधानमंत्री जी। ये बिहार में फैले बेरोजगारवाद की बात है, ये बिहार में फैले अशिक्षावाद की बात है, ये बिहार में फैले अपराध राज की बात है प्रधानमंत्री जी। सर ये 1200 किलोमीटर पे तो शिक्षा की बात करिए, आप बिहार की शिक्षा और शिक्षा की बात कर लीजिएगा। अब अबे दुबे जी, ये क्या बात हुई? मैंने जो सवाल पूछा ईमानदारी से उसका जवाब दीजिए ना। 1200 किलोमीटर पर क्या शिक्षा है आपके पास? 1200 किलोमीटर पर कब्जा चाइना का है, यानी आप कह रहे हैं नोएडा तक चाइना का कब्जा है। राहुल गांधी जी ये कह रहे हैं और आप कह रहे हैं देश इस पे यकीन करे। देखिए प्रधानमंत्री, अगर आप इसी तरह ऐसी सरकार का पक्ष लेते रहे, ऐसे प्रधानमंत्री जी का जो चीन की तरफ आंख बंद करके बैठा है, तो आपके स्टूडियो तक भी पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर नागरिक के तौर पे पूछ रहा हूं, आप कह रहे प्रधानमंत्री का पक्ष ले रहे, आप कह रहे 1200 किलोमीटर चीन अंदर घुसा हुआ है। मेरे स्टूडियो में चाइना के सैनिक आ जाएंगे, मैं देखता हूं दरवाजे पे कोई नहीं आ रहा अभी फिलहाल। यूपी पुलिस है, लेकिन बहरहाल आप अपनी बात को रखिए। अरे देखिए, सिर्फ सरहदें की सरहदों की हदें नहीं, प्रधानमंत्री जी ने व्यापार की सारी हदें पार कर दी है। आपके स्टूडियो में आधे सामान जो इलेक्ट्रॉनिक है वो चाइना के हैं। आपके खिलौने जो है देश में वो आधे से ज्यादा चाइना के। खिलौनों का इस्तेमाल नहीं करता सर। 58% साइकिलें चाइना की प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान में भर दी है। आप समझिए चीन कहां तक घुस गया है। अमीश देवगन जी, आपके स्टूडियो की 70% सामग्रियां हैं। प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर निवेदन है, आप बिहार पर बात कीजिए। कल ही तो नीतीश कुमार जी को फिसड्डी बिहारी की बात कर रहा हूं। बिहार में राहुल जी ने बात करी, जो मैंने तो राहुल जी की बात करी है। बिहार में 1200 किलोमीटर की राहुल जी ने बात करी। हाँ, राहुल
बिल्कुल, राहुल जी ने यह भी बात करी कि बिहार के किसानों का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ, बेटियों को उच्च शिक्षा और स्कूटी का इंसाफ, उद्योगों की तरक्की, युवाओं की नौकरी पक्की, उस पर भी बात करिए। बिल्कुल उस पर भी बात। और प्रधानमंत्री जी झूठ 1200 किलोमीटर पर 1200 किलोमीटर निकाला है तो राहुल गांधी के 1200 किलोमीटर के वक्तव्य को आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी के 1200 किलोमीटर के वक्तव्य को आप डिफेंड नहीं कर पा रहे। 1200 किलो मैंने कहा ना, क्या कहा आप? अमित जी तो कह रहे कि चाइना आपके स्टूडियो तक पहुंच सकता है। प्रधानमंत्री जी की तरह आपने, चीन अंदर घुसा हुआ है, 1200 स्क्वायर किलोमीटर घुसा हुआ है, स्क्वायर किलोमीटर में घुसा हुआ है, गोगरा राहुल जी ने तो किलोमीटर पॉइंट 10 ठीक है, समझ पाता ना। ये क्लैरिफिकेशन आ गया आपकी तरफ से कि राहुल गांधी जी ने किलोमीटर कहा, लेकिन एक्चुअली वो स्क्वायर किलोमीटर है, ये आपने बोला। लेकिन ये भी आपने कहां से जानकारी आपको प्राप्त हुई, ये जरूर आप साझा करिएगा। लेकिन मैं संबित पात्रा रुक करता हूं। संबित पात्रा, आपकी पार्टी की हवा टाइट है उधर, यानी आपकी गठबंधन की हवा काफी टाइट है, क्योंकि कांग्रेस और राजद कह रही है कि लालू जी की रिहाई होगी और नीतीश कुमार की विदाई होगी, इसीलिए रैलियों में लालू यादव जिंदाबाद हो रहा है और कई जगह तो आपके विधायकों को दौड़ाया जा रहा है। देखिए अमीश जी, बहुत देर बाद आ रहा हूं, मगर आज पहली बार मैं अपने जीवन में राहुल जी की बात से सहमत हूं। राहुल जी ने कहा चीन 1200 किलोमीटर अंदर आ गया है। आपने तो अपने दफ्तर के बाहर देख लिया, मगर राहुल जी कह रहे हैं कि 1200 किलोमीटर अंदर आके 10 जनपद के अंदर बैठे हुए हैं दो चीनी। 10 जनपद 1200 किलोमीटर है ठीक वहां से, सीमा से। और हम तो कह ही रहे हैं, जब से 2008 में ये माँ बेटे जाके MOU साइन करके आए हैं, 2 एजेंट बैठे हुए हैं 1200 किलोमीटर के दूरी पे, 2 एजेंट 10 जनपद के अंदर बैठे हुए हैं। उन्हीं के बारे में आज राहुल जी के मन से निकला है कि 1200 किलोमीटर के दूरी पे चीन घुस के आ गया है। अब जहां तक बिहार की बात, चीन के एजेंट तो आप हो संबित पात्रा जी, कितनी शर्मनाक बात है। मैं तो इतनी देर सुना इनको, ये क्यों ऐसे हो जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश का आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा है कि चीन अंदर आ बहुत देर बाद में आया, तब भी आप अमीश भाई जरा मैं इसको अकेले ही फ्रेम पे रखिए, कोई फायदा नहीं है चिल्ला चोट करके। अबे दुबे संबित को 40 सेकंड बोलने दीजिए, फिर आप अपनी बात को रखिएगा। मुझे अजय आलोक की बात भी कह रहे थे कि आप खिलौना से खेलते हैं। अब देखिए, मैंने पूरा सुना इनको। ये तो कह रहे थे कि आप भी खिलौना से खेलते हैं। बताइए कौन खिलौना से खेलता है? पूरा हिंदुस्तान जानता है। देखिए ऑन अ सीरियस नोट, बिहार में आज प्रधानमंत्री, आप भी कमाल की बात करें, मेरी खिलौने से खेलने वाली उम्र दिख रही है आपको। तो उन्होंने कहा कि आपके खिलौने चाइना वाले खिलौने हैं। खिलौना से कौन खेलता है? वो भी चाइनीज खिलौना से, हम लोग जानते हैं। छोड़िए, मैं बताना नहीं चाहता, अब मुद्दे पर आते हैं। नहीं, उन्होंने आपके खिलौने की बात की, खैर छोड़िए ना, वो तो ऐसे ही हैं। वो राहुल गांधी के खिलौने के बारे में बोल रहे थे। खैर हम मुद्दे पर आते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए आज प्रधानमंत्री ने 3 जगहों पर रैली की बिहार के अंदर। आप देखिए, इससे पहले मैंने 2 ओपिनियन पोल देखा है, बड़ा स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को इन ओपिनियन पोल्स, जो रेप्यूटेड ओपिनियन पोल्स उन्होंने दिखाया है। आपका चैनल भी पोल ऑफ पोल्स या ओपिनियन पोल जरूर करेगा, उसमें भी हम भाग लेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश में एक स्थापित फैक्ट है, और वो फैक्ट है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीन पर उतरते हैं, जब वो कमान संभाल लेते हैं, तो कहीं ना कहीं 8 से 10% वोट शेयर में इजाफा होता है। और जहां राहुल गांधी जमीन पर उतर जाते हैं, जो 2-3% वोट भी मिल रहा होता है, उसमें घटोतरी होती है। ये जब से 2013 से ये एक एस्टैब्लिश पिछले चुनाव में प्रधानमंत्री के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, क्या हुआ? हाँ नहीं, ठीक है। हमारा हाईएस्ट वोट शेयर था। आप पिछले चुनाव का भी देख लीजिएगा, बीजेपी गठबंधन में दरार जरूर पड़ा था, बीजेपी का वोट शेयर हाईएस्ट था। आप देख लीजिएगा, वोट शेयर हाईएस्ट था सभी पार्टी के बीच में। आप देख लीजिएगा, मुझे बोलने दीजिए साहब, मैं आपके बीच में बिल्कुल बोलता नहीं। जिसके पास तथ्य नहीं होता है वही चिल्लाता है। मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूं अमीश भाई, मैं एक सवाल पूछ करके समाप्त करूंगा। अरे आज 1,25,0000 करोड़ के पैकेज को बता दीजिए बिहार के। अमीश भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मुझे लगता है ये उचित व्यवहार नहीं है ना। ओके, एक-एक करके सब अपनी बात। आप संबित पात्रा 30 सेकंड बोलिए, फिर 30 सेकंड में आप रिप्लाई दीजिएगा, फिर अजय आलोक। अमीश भाई, आज मेरी खास गुजारिश है अजय आलोक, अपने बात को। ओके बोलिए संबित। हाँ, मैं
मैं एक बात कह के खत्म करता हूं। आर्टिकल 370 के विषय में प्रधानमंत्री जी ने भी बात की। तुरंत प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद महबूबा मुफ्ती निकलकर कहती हैं कि मैं झंडे को उठाऊंगी नहीं, हिंदुस्तान के झंडे को। उनके टेबल पर भी हिंदुस्तान का झंडा नहीं था। वो कहती है आर्टिकल 370 फिर आना चाहिए। थोड़े दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा था हम चीन की सहायता से आर्टिकल 370 की बहाली करेंगे, और फारूक अब्दुल्ला का समर्थन देते हुए कांग्रेस पार्टी के पी चिदम्बरम ने ट्वीट किया था 16 अक्टूबर को, जो 5 अगस्त 2019 में हुआ था, 2019 में हुआ था, उसको हटा करके हम फिर से आर्टिकल 370 लाएंगे। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या वे पी चिदम्बरम के साथ खड़े हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? पैकेज का बताइए ना, क्लैरिफिकेशन दे। करोड़ रुपए के पैकेज का क्या हुआ? नहीं तो आप पहले इसका बता दीजिए, फिर आपके प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। आप पी चिदम्बरम की भर्त्सना करेंगे, निंदा करेंगे या पी चिदम्बरम के साथ खड़े? 57,000 करोड़ रुपए। आप पी चिदम्बरम के साथ खड़े हैं या पी चिदम्बरम के साथ खड़े नहीं है, ये बताइए पहले। अनुच्छेद 370 आप दोबारा लाएंगे या आप उसको हटने देंगे? इस विषय में बताइए। कीजिए, कोसी पर गंगा पुल का जिक्र कीजिए जो निरस्त कर दिया। नेशनल हाईवे पर मैं बता देता हूं, यूनिवर्सिटी की बात बताइए जो वाराणसी ले जा रहे हैं प्रधानमंत्री। बिहार से पहले एनडीए की सरकार के दौरान 2005-2010 के दौरान राज्य में 6,000 ठीक है। अब आप दोनों को ऑडियो मुझे डाउन करना पड़ेगा, ऐसे बहस नहीं हो पाएगी। अजय आलोक का मैं रुख कर दो। अजय आलोक, तेजस्वी यादव हर रैली में कह रहे हैं कि ये नीतीश थक चुके हैं, अब इनके बस की नहीं है, और लालू रिहा होंगे और नीतीश कुमार की विदाई होगी। क्या आपको लगता है कि एक तरफ तेजस्वी यादव अपने युवा तेज के साथ वोट मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आपको घेर रहे हैं? अरे यार, हमको क्या घेरेंगे, क्या हमको घेरेंगे तेजस्वी यादव? क्या बोलेंगे महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस पार्टी? अभी तो अभय दुबे को भी लगता है कि अपने नेताओं की बात सुन सुन के उनका भी दिमाग खराब हो गया। अभी आप आर्काइव में चेक कीजिएगा, बोल रहे थे कोसी पे गंगा पुल का क्या हुआ। कोसी पे गंगा पुल कैसे बनेगा, मुझे समझ ही में नहीं आया। खैर, ऐसी ऐसी बदहवास बातें निकलते रहती हैं लोग के मुंह से। सवाल ये उठता है आज कि 370 की आज बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कह दिया कि 120 किलोमीटर चीन अंदर घुस गया। नहीं, 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर चीन अंदर घुस गया। माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को बिहार के उन सपूतों से जिन्होंने गलवान वैली में अपने जान तक कुर्बान कर दी और चीन को 1 इंच जमीन नहीं लेने दी। और ये आज बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि चीन 1200 किलोमीटर घुस गया। उन सपूतों का बलिदान व्यर्थ गया क्या राहुल गांधी जी? ये शहादत का अपमान कर रहे हैं और वहां बैठे इनके चमचे उस पर ताली बजाते हैं। अभय दुबे को कहिए कि क्या ये सही है कि बिहार के इतने सपूतों की गलवान में शहादत हुई? तो आप ये कह रही है बिहार के सपूतों का अपमान करा राहुल गांधी ने? अजय आलोक की बात करें, लोगों की वजह से हुई वो अबे दुबे क्या बिहार के सपूतों का अपमान किया जो जेडीयू कह रही है? क्योंकि गलवान में बिहार के सपूत शहीद हुए थे, उन्होंने अपने शीश निवार दिए थे मां भारती की रक्षा के लिए। जेडीयू पूछ रही है क्या उन मां भारती के सपूतों का, क्या उन बिहार के सपूतों का अपमान किया गया है 1200 किलोमीटर के अंदर आने की बात को कह के? अबे दुबे जवाब 25 सेकंड के अंदर देना। जय लोग मां भारती और बिहार के सपूतों की शहादत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की वजह से हुई है। हमारे वीर सैनिक लोहा लेना जानते मगर उन्हें हथियार उठाने की अनुमति नहीं दी मोदी जी ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चीन की शरण में है। चीन को भारत की सीमाएं सौंप दी, इससे बड़ा अपमान हो सकता है बिहार के सैनिकों से लेकर मजदूरों कुमार है जो मजदूरों को कह रहे थे कि बिहार के अंदर अरे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए खुद काफी है, जिसने दर्द खाने के लिए मजदूरों को मजबूर कर दिया। अबे दुबे था। अजय लोग रिस्पॉन्ड। अजय लोग बोलिए आप। अजय लोग बोलिए। शर्म आदमी है, इनको क्या बोलूं? देश देख रहा है। यही बिहार के सपूत यहाँ पे लौट के कहा कि 1 इंच जमीन हमने नहीं दी है चीन को। यहाँ बिहार के सैनिक कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, सुनिए अबे दुबे कान खोल के। वो बिहार के सैनिक जो अभी लीव पे आए हैं, जो इंजर्ड होकर लौटे हैं, यहाँ दानापुर हॉस्पिटल में उन्होंने इंटरव्यू दिया कि 1 इंच जमीन नहीं दी, और आपके राहुल गांधी यहाँ कह रहे हैं कि 1200 किलोमीटर घुस गया और आप उसको डिफेंड कर रहे हैं। शर्म नहीं आती आपको? अरे आपके मोदी जी यहाँ के सैनिक
भारतीय सैनिक कह रहे हैं, भारतीय सैनिक, शर्म नहीं आती तुमको? राहुल गांधी नहीं कह रहे हैं। भारत का विदेश मंत्री कह रहा है कि चीन को भारत की सीमाओं में चीन अंदर घुस गया है। विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता कह रहा है कि घुस गया है। जब चीन के विदेश मंत्री से बात करते हुए, अरे रोजगार का क्या हुआ ये बताओ। पहले दिन कैबिनेट करके 10 लाख रोजगार देंगे। तुम्हारे नीतीश कुमार कह रहे थे कि लैंडलॉक स्टेट है, बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा करने वाला हूं, और भारतीय जनता बहुत इंपॉर्टेंट खुलासा करूंगा। ठीक है। अबे दुबे, देखिए आप तो ऐसे नहीं थे, आप तो बीच में नहीं बोलते थे। अबे दुबे, आप तो बीच में नहीं बोलते थे, आप संबित के बीच में भी बोल रहे हैं। अबे दुबे जी, मैं चाह रहा हूं, चुनाव की बेला है, सब नेताओं को पॉइंट स्कोर करने हैं, लेकिन अपनी अपनी समय पे बात रख लें, ऐसे बात ही नहीं हो पाएगी। अब अजय आलोक स्काइप से, उनको ऑडियो ही नहीं आ पा रहा। बोलिए अजय आलोक, आप 25 सेकंड अपनी बात को रखिए, फिर मृत्युंजय तिवारी। 10 लाख नौकरी की बात करने वाले कहते हैं कि 4.5 लाख नौकरी वर्तमान में सरकार में खाली है। सफेद झूठ, क्योंकि वर्तमान में सरकार में सिर्फ 1,73,600 नौकरी खाली थी। अगस्त के अंतिम महीने में आचार संहिता लगने के पहले 70,000 नौकरियों की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जो कि बहाल कर ली जाएगी। एक पहला झूठ तेजस्वी का। 5.5 लाख नौकरी का सृजन करेंगे। 60,000 करोड़ रुपए कौन भगवान कुबेर देंगे कोटवार जेल से लाके? हाँ, कहते हैं कि 1.5 लाख डॉक्टर और 2.5 लाख जीएनएम और एनएम एम्प्लॉय करेंगे। जब अभय दुबे बताए तो कांग्रेस की किस सरकार में 1.5 लाख डॉक्टर हैं? झूठ की पराकाष्ठा होती है। अब आइए नौकरी की सच्चाई, इनका इतिहास जानिए। अभय दुबे बोलेंगे तो मान लेगा कोई। अभय दुबे बोलेंगे कि मैं नौकरी दूंगा, मान लेगा। आप बोलेंगे अमिश, मान लेगा कोई कि आप नौकरी दे सकते हो मुख्यमंत्री बनके। ये तेजस्वी यादव कहां से मानेंगे लोग? मृत्युंजय तिवारी जवाब देंगे। पैसे लेके बजट का कितना पैसा? अभय दुबे अपने सहयोगी, अभय दुबे आपके बड़े पार्टनर है आरजेडी, उनको बोलने दीजिए ना। 40 सेकंड। बजट का 60% आप खर्च नहीं करते हो। सुनील चौधरी सबसे पैसे लेके नौकरी दिया। आज बिहार का हर युवा पूछ रहा है मंगरू की जमीन कब लौटाओगे, मंगरू की जमीन कब लौटाओगे? मृत्युंजय तिवारी जवाब दीजिए, मंगरू यादव की जमीन कब लौटाएंगे तेजस्वी यादव? ललन चौधरी की जमीन कब लौटाएंगे? उनको भी नौकरी दी है, दान लिया उनसे 13 करोड़, कब लौटेगी जमीन? बताए ना, जवाब दें सब चीज का। बताइए मृत्युंजय बोल रहे हैं। अजय लोग, अब आपने अपनी बात को रखा। मृत्युंजय तिवारी पूछिए मंगरू यादव की जमीन कब लौटाएंगे? अमीश जी पहले इनका ऑडियो बंद कीजिए, नहीं तो ये बहुत बौखला गए हैं। 17 दिन बाकी है। 17 दिन के पहले तो हमें लग रहा है कि इनका मानसिक दिखा रहा है स्थिति गड़बड़ा गया। मंगरू यादव की जमीन कब लौटाएंगे? अमीश जी हमें पता है कि अमीश जी हम कह रहे हैं इनका ऑडियो बंद कर दीजिए, गड़बड़ा गए हैं, इनका इलाज कराना पड़ेगा। ये मंगरू यादव की जमीन में मेरा इलाज करवाने की क्या जरूरत है? देख लीजिए, बेशर्म भी एक शब्द है। ये बेशर्मी की तरह हंस रहे हैं। यहाँ भुखमरी है, बेरोजगारी है, बताइए ना मंगरू की जमीन कब कोरोना से मौत हो रहा है, लोग मर रहे हैं, जमीन लेने और की ये तैयारी कर रहे हैं हंस हंस के। देखिए ये कितना तेज। अच्छा ठीक है मृत्युंजय जी को बोलने दीजिए। अजय ये कंफ्यूज हो रहे हैं। आप जब बीच में बोल रहे हो तो इनको बोलने दीजिए, धारा प्रभाव बोले। अब मृत्युंजय जी देंगे ना। मृत्युंजय जी आप ही को, मृत्युंजय भाई आप ही को मौका दे रहा हूँ। मृत्युंजय जी आज शर्म रहेगा तब ना। मृत्युंजय जी आप ही को मौका दे रहा हूँ। अरे मृत्युंजय जी आप ही को मौका दे रहा हूँ। तनिक एक बात तो बताइए, ये 1200 किलोमीटर वाली बात, आप इस बात से सहमत है? 1200 किलोमीटर वाली बात से, चीन वाली बात से सहमत है आप? अरे यहां जनता की भाई जनता का थाली खाली है, गरीबों को भोजन नहीं मिल रहा है। ये 1200 किलोमीटर चीन घुस गया, नेपाल आंख दिखा रहा है, धारा 370 हटाएंगे। असली मुद्दा पर ये बातें नहीं करेंगे। ये देशभक्त हैं, ये गद्दार हैं। इन्हीं लोगों के कारण इनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई इनका योगदान है। ये लोग तो गरीबों मजदूरों के दुश्मन है, ये नौजवानों के दुश्मन है। ये नौजवानों को इन्होंने बेरोजगार कर दिया। ये नौजवान इनको माफ करेगा क्या? ये लोग क्या बात करेंगे? बेशर्म की तरह बात करते हैं। समित पात्रा कह रहे हैं कि ये बीजेपी वाले गद्दार हैं। समित पात्रा यू रिएक्ट टू दिस। समित पात्रा, ये तो जिन्होंने नौजवानों के साथ गद्दारी किया, मजदूरों के साथ गद्दारी किया, बिहार की जनता के साथ गद्दारी किया, ये लोग गद्दार है। संबित को ऑडियो खोलिए। रोजगार में नंबर 1 क्यों है बिहार, ये बताएं।
देखिए इनकी जरा आवाज आप कम करिए, ऐसे ही मेरी ऑडियो नहीं जा रही है, अब जरा आराम से बोलने दिया जाए। देखिए अमीश भाई, ये हमको गद्दार बोल रहे हैं, मतलब ये कन्हैया कुमार वाले, उमर खालिद वाले, ये जो कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं, ये जो सीपीआईएम के साथ खड़े हैं, माले के साथ खड़े हैं, आफ्ताब आलम जो बम फोड़ रहा था गया में, पटना में जो बम फोड़ा था मोदी जी की रैली में, उसको टिकट देने वाले, ये जो जिन्ना को पसंद करता था एएमयू में, जिन्ना वाले को टिकट देने वाले, ये सब देशभक्ति है, ये सब देशभक्ति है। और हमारा जो 370 हटाना वो एकदम गद्दारी है, ये कमाल है। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से मैंने पूछा कि आप इनसे पूछिए जरा, ये आर्टिकल 370 लाएंगे जो पी चिदम्बरम कह रहे हैं, आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। क्या तरीका है मृत्युंजय जी, ये क्या तरीका है? बोल रहे थे मृत्युंजय जी, ये क्या तरीका है? आवाज कम कर दीजिए मृत्युंजय जी, ये क्या तरीका है? मंगरू तिवारी जी का आवाज कम करिए जरा। बोलिए संबित, बोलिए, मंगरू तिवारी जी का आवाज कम करिए, हमको बोलने दिया जाए। अभी मंगरू तिवारी जी दूसरे पे चिल्ला रहे थे, अब मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। ये मंगरू जी का आवाज कम करिए। संबित बोलिए आप। ये मंगरू जी का आवाज कम करिए, हम तो मंगरू जी को पूरा सुने। मंगरू जी क्यों चिल्ला रहे हैं बीच में? अरे कोई है, कोई भी है, कम करिए मंगरू जी का आवाज, हमको डिस्टर्ब हो रहा है। जिसकी अजय लोग बात कर रहे थे, मंगरू की जमीन नहीं, ये भी ये सब मंगरू का जमीन हड़प के मंगरू बने हैं। छोड़िए, अब हम देखिए, ऐसा है, मैं पूछ रहा हूं कि आर्टिकल 370 के बारे में बात नहीं हो सकती है। क्यों? ये आर्टिकल 370 जो इंडिया में जम्मू कश्मीर है कि नहीं है, ये सब क्यों छुप रहे हैं? आज अनुच्छेद 370 के बारे में प्रधानमंत्री जी ने सवाल उठा लिया, कांग्रेस पार्टी ने लिखित में दिया है, लिखित में पी चिदम्बरम का बयान है कि हम चाहते हैं अनुच्छेद 370 फिर से वापस आए। किसको टिकट दिया है इन लोगों ने? आरजेडी ने टिकट दिया है, कांग्रेस ने टिकट दिया है उन लोगों को जिन लोगों ने देश के विरोध में बयान दिया है। आपने आफ्ताब आलम को टिकट दिया है जो बॉम्ब ब्लास्ट करता है, आपने उस व्यक्ति को टिकट दिया है जो जिन्ना का समर्थन करता है, और आप आके दूसरों को गद्दार कहते हैं। अरे भैया, 20 हमारे बिहार के जवान शहीद हो गए देश के संप्रभुता को बचाते हुए, और यहां पर कांग्रेस के प्रवक्ता कहते हैं बिहारी जवान बचा नहीं पाए देश के संप्रभुता को, और 1200 किलोमीटर के अंदर चीन घुस के आ गया। ये अभय दुबे को आज हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए। अभय दुबे चरणों में झुक करके प्रणाम कर रहे हैं। बिहार के जवान जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी और बदले में देश की संप्रभुता को बचाया, चीन को एक भी इंच जमीन लेने नहीं दी। और यहाँ मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि चीन 1200 किलोमीटर अंदर घुस गया। अरे भैया, करेक्शन कर दिया 1200 स्क्वायर किलोमीटर। अबे दुबे, एक तरफ मंगरू है, दूसरी तरफ ये मुंगेरी लाल। अबे दुबे, 16 अक्टूबर, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। मेरा बिल्कुल सीधा सवाल है आपसे। 16 अक्टूबर को देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया, कहा कांग्रेस जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति और अधिकारों की बहाली के लिए बिल्कुल दृढ़ है। मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 को किए गए मनमाने असंवैधानिक फैसले को रद्द किया जाना चाहिए। यानी कांग्रेस अगर सत्ता में आएगी तो 370 को वापस लेके आएगी। चिदम्बरम साहब देश के पूर्व गृह मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता, गांधी परिवार के बेहद करीबी नेता ये बात कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? अबे दुबे, ये देश का मुद्दा तो है ही। अमीश देवगन जी, देखिए, अभी मैंने कैलकुलेट किया है, संबित पात्रा जी ठीक चीन जितना अंदर घुसाया है उसके मैंने अभी देखा है 1230 किलोमीटर पर बैठे हैं। चीन का एजेंट जो बैठा है संबित पात्रा 1230 किलोमीटर, मतलब चीन यहां तक घुस गया। दूसरी बात है, आपने पूछा 370 हटाएंगे, पहले हम बिहार की बेरोजगारी हटाएंगे, फिर दूसरा बिहार की अशिक्षा मिटाएंगे, फिर बिहार से अराजकता मिटाएंगे। 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज का जवाब ना अजय आलोक दे रहे हैं ना संबित पात्रा। अभी मोदी जी ने जवाब दिया है लोकसभा में 2020 में। अभी देता हूं जवाब। फार्मर्स वेलफेयर 3,094 करोड़, एजुकेशन 1,000 करोड़, गंगा नदी का जो पुल है 2,000 करोड़ रुपए का वो तो निरस्त कर दिया है। 44,000 जो नेशनल हाईवे थे वो उसमें से एक का भी काम स्टार्ट नहीं किया। माता सीता को बड़ा धोखा दिया। माता सीता के प्राकट्य स्थल के निर्माण के लिए 100 करोड़ मांगे बिहार सरकार ने। मोदी सरकार के 30 करोड़ रुपए देंगे सिर्फ। अरे एक का भी काम नहीं किया। मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं अपने दोनों मेहमानों का, संबित और अभय दुबे, आप दोनों का मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं। अभय दुबे, आपने काफी देर बोला, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे
चिदंबरम के 16 अक्टूबर के ट्वीट पर आप क्या कहते हैं? क्या 370 की बहाली पर कांग्रेस कुछ नहीं बोल रही, या आप इस सवाल को अवॉइड करना चाहते हैं? आप बोल दीजिए कि अमीश जी इस सवाल को हम अवॉइड करना चाहते हैं, आई विल नॉट आस्क दिस क्वेश्चन। नहीं, यू कैन से दैट। नहीं, मैं जिम्मेदारी से उत्तर देता हूं। देखिए, वो काला दिन था जब प्रधानमंत्री के सम्मुख ये कहा मुफ्ती मोहम्मद ने कि हम आतंकवादियों का धन्यवाद करते हैं, चुनाव के लिए प्रधानमंत्री बोल रहे और सरकार बना ली। धारा 370 के लिए सुनिए, 370 के लिए कश्मीर का आरोप ही यह है कि कांग्रेस पार्टी ने उसको स्केलेटन रहने दिया, लेकिन हमने नागरिकों को विश्वास में लिया और आहिस्ता आहिस्ता उसे खत्म किया, जैसे हमने सिक्किम में खत्म किया। सिक्किम में भी यही परिस्थिति थी, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी पर आरोप ही यह था। तो आर्टिकल 370 नागरिकों को विश्वास में लेना जरूरी है, क्योंकि जनता से राज्य बनता है, अकेला राज्य कोई भौतिक क्षेत्र नहीं है। चिदंबरम ने इतना बड़ा गलत बोल दिया है कि आप लोग उसको डिफेंड भी नहीं कर पा रहे क्या? आप बताइए, पी चिदंबरम जो बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, इतना तो बताइए। आप आर्टिकल 370 लाएंगे फिर से वापस या नहीं लाएंगे, ये बताइए। अमीश देवगन जी स्केलेटन क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि वो स्केलेटन क्या है, वो झूठ क्यों अरे बोल रहे हैं? सारा स्केलेटन कबर्ड में बंद है, एक एक करके बाहर निकल रहा है। आप बताइए पहले आर्टिकल 370 हटाएंगे या लगाएंगे? के किसान आपके खिलाफ। एक बात भाई 80 लाख बच्चे शिक्षा से एक बात भाई वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग, वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। एक बात भाई, बिहार में देश की प्रधानमंत्री की रैली थी, उन्होंने बोला नीतीश ही होंगे सीएम। अब बताइए, अब भी आपके चिराग पासवान हनुमान बने हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के? प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि नीतीश कुमार ने विकास नहीं किया है। नीतीश कुमार ने सिर्फ 3.5 साल विकास किया है, और जहां दूसरी तरफ नीतीश कुमार कह रहे हैं हमने 15 साल विकास किया है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विकास की जो स्पीड होनी चाहिए थी वो नहीं है। और दूसरी बात, घोटाले हैं। 7 निश्चय प्रोग्राम जिसके ऊपर ताल ठोक रहे हैं उसमें घोटाले हैं, और टोटल 56 घोटाले हैं, और ये जनता जवाब दे रही है। जहां जहां रैलियां हो रही हैं, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी भ्रष्ट है, के नारे लग रहे हैं। आप कह रहे हैं ये बीजेपी और जेडीयू की सरकार भ्रष्ट सरकार है। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भ्रष्ट है। नीतीश कुमार की सरकार तो बीजेपी साफ कैसे हुई? नीतीश कुमार का नेतृत्व सरकार तो बीजेपी की भी है। तो जवाब दे हमको, बाढ़ में क्या किया इन्होंने? अभी 80 लाख लोग बाढ़ में घिरे थे, क्या किया बताइए इन्होंने? संबित पात्रा में घुटनों पानी होता है। संबित पात्रा ने आपको कहा था कि आप वोट कटुआ पार्टी है। इन चीजों का संबित पात्रा ने कहा था कि आप वोट कटुआ पार्टी है। एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मैं बाइट दिखा सकता हूं आपको, एक बात पे क्या बोलेंगे आप? संबित पात्रा ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि आप वोट कटुआ पार्टी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा आप वोट कटुआ पार्टी है। नहीं, एक बात बताइए, जिस पार्टी के जिस अमीश जी, जिस पार्टी के 6 से 10% और 12% वोट थ्रू आउट रहे हैं, 2000 में हमारी पार्टी बनी थी, उसको आप वोट कटुआ पार्टी कहेंगे? संबित पात्रा, क्यों कहा आपने वोट कटुआ पार्टी? जवाब दीजिए एलजेपी को। तो वोट कटुआ पार्टी कैसे कहोगे? सरकार है आपकी, लोकतंत्र में नीतीश को जेल भेजेंगे चिराग पासवान कह रहे हैं। पार्टी पे तमाचा नहीं मार सकते हैं। अभी एनडीए में निपटाइए ना, ये बार बार कह रहे हैं। बोलिए संबित पात्रा। 10 तारीख को नीतीश कुमार का नेतृत्व खत्म हो जाएगा। संबित पात्रा बोलिए। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा उलझ के कोई लाभ नहीं है। हमने बार बार इस विषय को स्पष्टता के साथ रखा है कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, जहां तक एनडीए का सवाल है, हम 4 पार्टी बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम चारों मिलकर लड़ रहे हैं। हमारी ना तो कोई बी टीम है और ना कोई सी टीम है। ठीक है, कोई हनुमान जी हैं, और हनुमान जी के हृदय में अगर मोदी जी बसे हुए हैं, सरकार बनेगी, वो कह रहे भ्रष्ट सरकार है। बहुमत के साथ बनेगी। शायद सुना नहीं, उन्होंने बोला भ्रष्ट सरकार है ये। अब फिर ये हनुमान जी कैसे हो गए बताइए? अगर राम जी की बात ही नहीं मानेंगे तो ऐसे कैसे? एक बात भाई, ये अच्छी बात नहीं है। आप ही ने बोला वोट कटुआ पार्टी है। मोदी जी ने कहा था, इन्होंने हनुमान जी अब हनुमान जी बोल रहे हैं ये अच्छी बात, ये अच्छी बात मोदी जी ने गिनाए तो घोटाले, वही लिस्ट है हमारे पास। संबित जवाब नहीं, वो तो वो चला रहा हूं आपको। वो सारे घोटाले तो मोदी जी ने लालू प्रसाद यादव जी के गिनाए थे।
लालू प्रसाद यादव जी के घोटाले गिनाए थे, और लालू प्रसाद जी के घोटाले तो इतने बड़े थे, अब तो तेजस्वी जी भी माता पिता का फोटा हटा दिए। माता पिता के आप तो हनुमान जी बने हुए हैं, आप तो फोटो लगाए हुए हैं अंदर, मगर वहां तेजस्वी जी ने माता पिता को त्याग दिया है। अरे माता पिता को त्याग दिया है। सुनिए अरे हनुमान जी सुन तो, अरे हनुमान जी सुन तो लीजिए, अरे भैया हनुमान जी सुन तो लीजिए, अरे हनुमान जी राम जी की टीम की बात तो सुन लीजिए हनुमान जी, अरे हनुमान जी, अरे राम जी की टीम की बात तो सुन लीजिए। अरे कैसे हनुमान जी है ये भी नजारा गजब है। सुनिए कभी संबित पात्रा के बगल में बैठने वाले ए.के. वाजपेयी आज बीजेपी पर इशारों में सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन संबित और ए.के. वाजपेयी को जरा दो विंडो में डालिए। एक गाना आप दोनों के लिए याद आता है, निगाहें कहीं पर निशाना कहीं पर। सक्षम है मगर इन दोनों का संबित और ए.के. वाजपेयी को डालिए आप इन दोनों को देखिए, ये दोनों वरिष्ठ नेता है अपनी पार्टी के, इन दोनों के निगाहें कहीं है निशाना कहीं है। क्या आपको लगता है कि आप वोट के बदले जो टीका देने की बात कर रहे हैं वो विपक्ष अपने गले नहीं उतार पा रहा और कह रहा है ये वोटों की सौदेबाजी है? मेरा मानना है कि ये विपक्ष की गलत सोच है। हम वोट के बदले टीका की बात कभी नहीं कर रहे। अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो फिर ये टीका नहीं मिलेगा कि हमारी नीतियां किसी भी वोट बैंक के लिए नहीं होती। मैंने एक दृश्य क्रिएट किया चिराग जी पर कि श्री राम की तरह मोदी हैं मेरे सीने पर, दिखाऊंगा अगले महीने। मना करने के बावजूद चिराग पासवान भाजपा की ऐसे ही जबरन मदद करने पर उतार हुए जैसे भाजपा किसानों की। बिहार में बीजेपी की जेडीयू से ज्यादा सीटें आएंगी। अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो फिर ये टीका नहीं मिलेगा कि हमारी नीतियां किसी भी वोट बैंक के लिए नहीं होती। आप कोरोना के टीके से इतना परेशान हो गए हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब चुनाव का होगा क्या। नहीं, कोविड की वैक्सीन पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, इन्होंने बिहार के सीधे साधे लोगों को बेच दिया। एक ही जमाने की यारी पिछड़े सभी बारी बारी, आज महागठबंधन की वो हालत है। मेरे साथ बात करने के लिए भूपेंद्र यादव जुड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं और बिहार के प्रभारी भी हैं। भूपेंद्र यादव जी, आपका अभिनंदन है। मेरा पहला सवाल पहला सवाल आपसे यही कि आप साकुशल हैं, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है और आप चुनाव की व्यवस्था देख रहे हैं, साकुशल हैं आप? जी, आपकी शुभकामनाओं से और भगवान की कृपा से सकुशल हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन इसके बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया है। कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक और केरल तक भी, बिहार में तो निश्चित तौर पर। क्या आपको लगता है कि आप वोट के बदले जो टीका देने की बात कर रहे हैं वो विपक्ष अपने गले नहीं उतार पा रहा और कह रहा है ये वोटों की सौदेबाजी है? मेरा मानना है कि ये विपक्ष की गलत सोच है। हम वोट के बदले टीका की बात कभी नहीं कर रहे। एक कल्याणकारी और संकल्पवान सरकार का ये कर्तव्य होता है और दल का ये कर्तव्य होता है कि जनता के सामने अपने प्रमुख लक्ष्यों को रेखांकित करें। और हमारा जो सबसे प्रमुख लक्ष्य हमने निर्धारित किया है कि इस समय जिस प्रकार से कोरोना की महामारी से पूरी विश्व और दुनिया पीड़ित है और बिहार में विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो कोरोना के समय में लोगों की सहायता के लिए जनधन योजना, किसान सम्मान निधि, प्रवासियों को उनके घर पहुंचाना और छठ तक जो राशन की व्यवस्था की गई थी वो, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने पूरे भारत में और बिहार में विशेषकर मेडिकल क्षेत्र में कोविड अस्पताल से बनाकर टेस्टिंग के काम को शुरू किया। अभी हम इस संकट से उभरे नहीं हैं। अब इस संकट के समय में हमने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया है कि जैसे ही भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान ICR के द्वारा कोरोना की वैक्सीन आएगी स्वीकृत होके, और हमारी सरकार बिहार में सभी को मुफ्त वो टीकाकरण करेगी। ये पूर्व में भी भारत सरकार के द्वारा
और राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न बीमारियों के संबंध में इस प्रकार के कार्यक्रम किए गए हैं। स्वास्थ्य को पॉलिसी का विषय बनाना, हेल्थ को पॉलिसी का विषय बनाना और उसके प्रति संकल्पबद्धता दोहराना, ये तो किसी भी राजनीतिक दल का कर्तव्य है। हमारी संवेदना इस मुद्दे के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए हमने ये विषय उठाया। अब विपक्ष अपनी बौखलाहट में कुछ कह रहा है, उनके हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तेजस्वी यादव का बयान है, उन्होंने बोला कोरोना का टीका पूरे देश का है, भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है, ये तो हम भी कह रहे हैं, ये तो पूरे देश का है, लेकिन हमने इसको अपने संकल्प में व्यक्त किया है। तो देश का संकल्प अगर हमने अपने संकल्प पत्र में व्यक्त किया है, तो तेजस्वी जी को इस पे किसी प्रकार की चिढ़, किसी प्रकार की घबराहट, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। वो क्यों नाहक परेशान हो रहे हैं? मेरा अगला सवाल यह है कि राहुल गांधी ने इस पूरी आपके संकल्प पत्र पर एक तंज कसा है। उन्होंने बोला कोविड की अगर अब आप देश को वैक्सीन चाहिए तो अपने अपने राज्यों में चुनाव का शेड्यूल देख लीजिए। ये राहुल गांधी का ट्वीट आया। इसी प्रकार का विषय, हाँ, ये इसी प्रकार का विषय है कि वो जिम्मेदारियों से हमेशा दूर भागे हैं। 10 साल केंद्र में सरकार ली, उन्होंने कभी कोई जिम्मेदारी नहीं ली। अभी भी तंज कसते हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष पद का जिम्मेदारी वाला पद वो उठाने को तैयार नहीं है। इससे बेहतर होता आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उनके राज्य के लिए संकल्प व्यक्त किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पर है? राहुल गांधी जी को अपने शासित, जो उनकी पार्टी के द्वारा शासित राज्य हैं, वहां कोई सकारात्मक कदम के विषय में बताना चाहिए, न ही नाहक बयानबाजी और ट्विटर करके कोई भ्रम फैलाना चाहिए। उपेंद्र जी, अगर देखिए चुनाव का पता नहीं होता, नतीजे आएंगे 10 नवंबर को, सरकार आपकी भी बन सकती है और विपक्ष की भी बन सकती है। अगर विपक्ष की सरकार बनती है तो फिर ये टीका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। नहीं, हम अपने विषय के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये हमारा राज्य सरकार में आने पर लोगों के साथ किया गया वादा है, तो ये वादा हम निभाएंगे। और इसलिए हमने ये भी कहा है, ये तो सबको मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि हमारी सरकार आएगी तो कोई वोट देगा और नहीं देगा। हम कभी भेदभाव नहीं करते। और भारतीय जनता पार्टी के गवर्नेंस के मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि हमारी नीतियां किसी भी वोट बैंक के लिए नहीं होती। ये कांग्रेस है जिनके प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का होता है। हमने कभी ऐसा नहीं कहा। हमने जनधन खाते खोले, सबके लिए खोले। हमने बिहार में आज 100% बिजली का कंजम्पशन किया, सभी घरों तक पहुँचाइए, सड़क पहुँचाइए, सभी गाँव तक पहुँचाइए। हमारे लिए सरकार सेवा का माध्यम है, और एक बार अगर सरकार बनती है तो वो सबकी होती है, सबकी सहभागिता होती है। लोकतंत्र में विचार अलग हो सकते हैं, आप वोट अलग तरीके से दे सकते हैं, पर सरकार की जो जिम्मेदारी आप देते हैं वो सबके लिए देते हैं। और 15 साल में इसे हमने बिहार में करके दिखाया है, केंद्र में तो हम कर ही रहे हैं। मेरा अगला सवाल ये है कि आपकी तो कई राज्यों में सरकार है, तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं? हालांकि अखिलेश यादव ने भी सवाल पूछा उत्तर प्रदेश का, लेकिन मेरा सवाल है ये यूपी में क्यों नहीं, बाकी राज्यों में क्यों नहीं, हरियाणा में क्यों नहीं? वो विषय आगे आएगा। अभी मैं बिहार में हूँ, बिहार में चुनाव चल रहा है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपना संकल्प पत्र देना था। संकल्प पत्र में हमने कोरोना का विषय रखा, एक और महत्वपूर्ण विषय रखा है। वो भी महत्वपूर्ण विषय मुझे लगता है देश में आने वाले समय की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पर चर्चा सारी कोरोना के टीके पे हो गई है कि हाँ, कोरोना के टीके पे हो गई। लेकिन आपको मैं एक और विषय, आपका इतना प्रतिष्ठित चैनल है और आप इतने प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो गरीब गांव के बच्चे हैं वो 10वीं 11वीं करते हैं हिंदी मीडियम में, और जब 12वीं में उनको टेक्निकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना होता है तो अंग्रेजी के बोझ के कारण कई बार उन प्रतिभाओं को हम अवसर नहीं दे पाते हैं। इस बार बिहार में हमारे संकल्प पत्र में हमने कहा है कि हम हिंदी भाषा में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू करेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। हम देश के गरीबों के बच्चों को जो एक बुनियादी अवसर मिलना चाहिए उच्च शिक्षा का, तकनीकी शिक्षा का, वो उनकी मातृभाषा में उपलब्ध कराने का हमने संकल्प किया है। और आज दुनिया के सभी देशों में, रशिया में उनकी मेडिकल पढ़ाई उनकी भाषा में होती है, बाकी फ्रांस में उनकी पढ़ाई उनकी भाषा में होती है। तो अगर हम बिहार में वास्तव में
गरीब बच्चों को इन उच्च शिक्षाओं में लाना चाहते हैं तो टेक्निकल और मेडिकल शिक्षा को भी हिंदी में प्रारंभ करना चाहिए और कुछ ऐसे विशेष कॉलेज बनने चाहिए। हमने उसको भी संकल्प पत्र में कहा है। भूपेंद्र यादव जी, मेरा अगला सवाल यह है कि लगातार तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं, वो आपके सीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि अब वो थक चुके हैं, मानसिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी। मैं युवा हूं, मुझे मौका दीजिए, इसलिए बिहार की जनता की नीतीश कुमार सेवा नहीं कर पा रहे। तेजस्वी जी को सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जिनकी विरासत में उनको ये पार्टी मिली है। उन्होंने उनका फ़ोटो ही अपने पोस्टर से गायब कर दिया है। तो पहली नसीहत तो हमारी ये है कि अपने माता पिता की चिंता करो, उनके जिनके कारण से आप आज इस गद्दी पर है, कम से कम उनकी फ़ोटो तो अपने पोस्टर में लगाओ। दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूं कि उनकी बात अपने आप में गलत सिद्ध होती है। नीतीश कुमार जी सुबह 10 बजे अपना प्रचार शुरू करते हैं, शाम को देर तक अपना प्रचार करते हैं, सभाओं को संबोधित करते हैं। तो तेजस्वी जी की बात और फैक्चुअल स्थिति में कोई हमें किसी प्रकार का सामंजस्य नहीं दिखता है। और तीसरी बात, सरकार चलाने के लिए परिपक्वता भी चाहिए। सरकार चलाने के लिए इतना भी चाहिए कि आप फाइलों का गंभीरता के साथ अध्ययन कर सको। सरकार समझदारी से चलनी चाहिए। सरकार चलाने के लिए जोश और होश दोनों चाहिए। नीतीश जी के पास 15 साल तक सरकार चलाने का और एक सक्षम सरकार चलाने का अनुभव है और बिहार के विकास का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए आज तेजस्वी जी अपनी इस उम्र में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है ये कोई राजनीतिक भाषा नहीं है और ये अमर्यादित भाषा है। तेजस्वी यादव आप कह रहे हैं कि उनके पास अनुभव नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे पास 10 लाख नौकरियां देने का पूरा रोड मैप तैयार है। क्या आपको लगता है रोजगार इस समय बड़ा विषय है बिहार के अंदर और तेजस्वी यादव उसको लेकर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन को घेर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं घेर रहे हैं, ना कोई उनके पास रोड मैप है। अभी तक तो उनका रोड मैप आया नहीं है। वो रोड पे जरूर घूम रहे हैं अपने मैप को प्राप्त करने के लिए। मुझे कोई रोड मैप नहीं मिला है, वो रोड पे जरूर दिखते हैं। और मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई 10 लाख सरकार, नहीं भाषण तो कुछ भी कह सकते हैं भाई। भाषण तो वो देखिए, एक अपनी पार्टी के, उनकी पार्टी के वो अध्यक्ष हैं, लेकिन भाषण कहने के पीछे कोई तथ्य होना चाहिए ना। 10 लाख का कोई रोड मैप नहीं है और 10 लाख नौकरी देंगे तो कोई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से भर्ती कराएंगे, कहाँ से कराएंगे? इसलिए जो उनकी 10 लाख की नौकरी का विषय है वो केवल उनका एक कथन है जो चुनाव के लिए कह रहे हैं, कोई रोड मैप नहीं है। और इसलिए मैं उनकी इस बात को ना कोई गंभीरता से लेता हूँ, ना कोई बिहार में गंभीरता से ले रहा है। भूपेंद्र जी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि 2015 में भी बिहार का चुनाव हुआ था और आप काफी सक्रिय थे और अब 5 साल बाद दोबारा चुनाव हो रहा है। इस समय परिस्थिति आपको क्या अलग दिख रही है कि इस बार आप लोग निकाल ले जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक नेचुरल अलायंस के रूप में 15 साल से काम करते रहे हैं जी। इनको समाज के सभी वर्गों का समर्थन है। एक बड़ा सामाजिक समीकरण हमारे पास है। 15 साल के में अगर आप बीच का 1.5 साल निकाल दें तो दोनों दलों के साथ करने का एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, बिहार के विकास का रिकॉर्ड है। और हमने जो संकल्प व्यक्त किए हैं, बिहार में को जो विकास के जिस आयाम पे लाए हैं, उससे हम नई इबारत कैसे खड़ी हो सकती है, वो हमने संकल्प पत्र में भी लिखा है और बिहार की जनता का आशीर्वाद हमको मिलेगा। एलजेपी जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन गया इस चुनाव के अंदर, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके सुपुत्र चिराग पासवान अब एलजेपी की अगुवाई कर रहे हैं और वो नारा दे रहे हैं कि नीतीश कुमार की खैर नहीं और मोदी से बैर नहीं। क्या कहना चाहते हैं आप? उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया है। वो बिहार में अब एनडीए के पार्ट नहीं है। अब चूंकि वो हमारे एनडीए के पार्ट नहीं है, हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए अब वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कोई मुकाबले में भी है। वो कहते हैं कि जब उनका इंटरव्यू करा गया तो उन्होंने बोला मेरे दिल में नरेंद्र मोदी है, मैं नरेंद्र मोदी जी का हनुमान हूं, लेकिन नीतीश को सीएम नहीं बनने दूंगा। क्या है और वो कहते क्या है, करते क्या है? देखिए, राघोपुर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार सतीश यादव लड़ रहा है तेजस्वी यादव के मुकाबले में, तो वहाँ तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ एलजेपी का उम्मीदवार दे दिया है और तेजस्वी यादव को जीत की शुभकामनाएं दे दी हैं। तो ये तो उनको क्लियर करना पड़ेगा ना, वो किसको शुभकामनाएं दे रहे हैं, किसके साथ हैं।
उनके भी ऐसे ही बयान है जैसे तेजस्वी यादव के हैं। जी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि, और जो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, महागठबंधन शराबबंदी को लेकर समीक्षा करेगा अगर उनकी सरकार आई, आपकी क्या टिप्पणी है इसको लेकर? देखिए, महागठबंधन तो पहले अपने आप में बिखर गया है। पहले आप महागठबंधन को समझ लीजिए, फिर उनका प्रश्न समझिए। महागठबंधन इस प्रकार से बिखरा है कि लोकसभा चुनाव तक जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी और मुकेश सैनी जी उनके साथ थे जी। वो तो तीनों उनको छोड़ चुके। एक ने कहा इनके यहाँ इज्जत नहीं है, एक ने कहा पीठ में खंजर घोंपा, और तीसरे ने कहा कि इनसे ज़्यादा बेकार आदमी नहीं हो सकता है, तो उनके साथ ही उनसे चले गए। चौथा, कांग्रेस और आरजेडी के सहयोगी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में। वहाँ कांग्रेस के मंत्री भी हैं और आरजेडी के मंत्री भी हैं। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उनको ये कहकर छोड़ दिया इनमें राजनीतिक शिष्टाचार नहीं है। तो महागठबंधन तो बिखर गया कागज़ के टुकड़ों की तरह। महागठबंधन की आज कोई तस्वीर ही नहीं बची है। महागठबंधन में आज अगर कोई है तो मार्क्सवादी लेनिनिस्ट पार्टी है, जो अल्ट्रा माओइस्ट लोग हैं। तो कांग्रेस को क्या ज़रूरत पड़ी अल्ट्रा माओइस्ट लोगों के साथ समझौता करने की? जो लोग बिहार में वर्ग संघर्ष करना चाहते हैं, जो लोग बिहार की ज़मीन को ख़राब करना चाहते हैं, ऐसी उग्र वामपंथी शक्तियों के साथ समझौता करके बिहार का कौन सा तस्वीर का रंग वो लोग बदलना चाहते हैं, पहले वो तो स्पष्ट करें, तब तो उनके महागठबंधन को माने। ये एक अपवित्र गठबंधन है, महागठबंधन तो बचा ही नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में उतरती है, और आप क्योंकि खुद कई सारी चुनाव के आप प्रभारी रहे, एक नंबर लेके उतरती है, तो इस बार आपका नंबर क्या है गठबंधन का और बीजेपी इंडिविजुअल से? एनडीए गठबंधन का होगा, क्योंकि हम दोनों साथ हैं, इसलिए इंडिविजुअल नहीं हो सकता है। गठबंधन की 2/3 सीटें आएंगी जी। लेकिन अभी इस समय एक बड़ी खबर आई है, चिराग पासवान ने एक रैली में ये बोला है कि अगर एलजेपी की सरकार बनी और उनकी सरकार में कुछ भी भागीदारी हुई तो नीतीश कुमार को वो जेल भिजवा देंगे। ऐसी कोई स्थिति नहीं होने वाली है। 2/3 बहुमत से सरकार आएगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव जी, स्पष्ट बातें करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।